हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इंडियन इकोनॉमी के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपको आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों, मतलब ये और ये दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा की। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्य का स्थिरीकरण। मुद्रा का कार्य नहीं है। बाकी मूल्य का मापन मुद्रा का कार्य है, मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा का कार्य है और मूल्य का संचय भी मुद्रा का कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि हवाला क्या है। तो आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। माफ़ी चाहूँगी, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। हवाला क्या है, तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। किसी विषय की पूर्ण जानकारी, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन। ऑप्शन नंबर डी कर अपवंचन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, मतलब जब मुद्रा का जो ट्रांसफ़र होता है वो अवैध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पे उससे ले जाया जाता है, तो इसे हम हवाला कहते हैं। बेसिकली ये ब्लैक मनी होता है हवाला। हवाला से जिस पैसे का हम ट्रांसफ़र करते हैं वो ब्लैक मनी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, किससे मापी जाती है। आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, शहरी गैर कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, या राष्ट्रीय आय अपस्फीति द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस समय में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। सर्वाधिक तरल माप, बेसिकली सबसे ज़्यादा जो तरल होता है वो हमारा होता है M1। फिर जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी जो तरलता है वो घटती जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा तरल जो है हम लोगों का ये है सबसे ज़्यादा। तो ये जो होगा सबसे ज़्यादा तरल हम लोगों का M1 है और सबसे कम तरल वो M4 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे कम तरल कौन सा है तो हम M4 को टिक करेंगे। ठीक है, कभी कभी क्रम सजाने के लिए भी ये क्वेश्चन पूछ देता है। फिर है, किस संगठक को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। विस्तृत मुद्रा NCERT में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो M3 जो है ये एक विस्तृत मुद्रा कहलाती है। अगला क्वेश्चन अवमूल्यन से संबंधित है, आइए उसे देखते हैं। अवमूल्यन का अर्थ पूछा है, अवमूल्यन का अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले अवमूल्यन जो होती है ना, वो मुद्रा जो दूसरे देश की जो मुद्रा होती है, मतलब अदर कंट्री की जो मुद्रा होती है उसकी तुलना में अपने खुद के देश की मुद्रा के मूल्य को घटाना अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर है, अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट। अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात जो है वो महंगा हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब बोथ। फिर अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रोत्साहन, काले धन पर नियंत्रण, या घाटे के बजट पर प्रतिबंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए निर्यात प्रोत्साहन। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993-94 के केंद्रीय बजट में। ठीक है, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय मतलब जो भारत की मुद्रा है वो इजीली दूसरे करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आसानी से एक्सचेंजेबल भी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।